ओके बाय। चलिए बच्चों अपने अटेंडेंस लगा लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन। अटेंडेंस बाद में लेते हैं, पहले पढ़ाई करें। सो आज का हमारा टॉपिक है ES6 यानी मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। इसको हम लोग ECMAScript भी कहते हैं और कई लोग उसको एडवांस जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं। तो ये रिलीज हुई थी 6 के नाम से 2015 में। आज भी इसका यूज़ किया जाता है। ECMAScript एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए बेस लैंग्वेज तैयार करना। जो भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हैं उनके लिए जो बेस लैंग्वेज होती है वो ECMAScript ही प्रोवाइड करती है और ECMAScript एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इसके अंदर कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उनके नाम है लेट, कांस्टेंट, एरो फंक्शंस विद दिस कीवर्ड, लिटरल टेम्पलेट्स, वर्किंग विद द ऑब्जेक्ट्स, एरे, प्रोमिसेस, सिंबल्स, पैरामीटर्स, हैश पैरामीटर्स, फाइंड इंडेक्स। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। हम आखिरकार इसे यूज क्यों करते हैं? पहली चीज, इसके अंदर नए नए सिंटैक्स आपको बनाने को मिले हैं और ये मॉडर्न स्क्रिप्टिंग को सपोर्ट करते हैं। आज के आने वाले टाइम में जो स्क्रिप्टिंग यूज होती है, मॉडर्न स्क्रिप्टिंग जो यूज होती है वो मोर एफिशिएंट होती है। इसमें जो सिंटैक्स होते हैं वो मोर एफिशिएंट होते हैं एज पर जो भी जावास्क्रिप्ट में आप सिंटैक्स यूज करते हैं उनके एडवांस वर्जन है वो मोर एफिशिएंट आपको मिलेंगे। इससे आपको एक फायदा ये भी मिलता है कि इसमें आप कोड को कम लिखते हो और आपको ज़्यादा मिलता है, काम ज़्यादा होता है और कोड कम लिखना पड़ता है। इसके अलावा ECMAScript को पढ़ने की वजह एक और भी है। आगे आने वाले टाइम में जो भी फ्रेमवर्क आप पढ़ोगे वहाँ पर ये ECMAScript के सारे फीचर्स इस्तेमाल होते हैं। चाहे आप एंगुलर पढ़ो, रिएक्ट पढ़ो, एंजुएला पढ़ो, ये सारे फीचर्स वहाँ इस्तेमाल होते हैं। अगर आप इससे अछूते रह जाते हो तो वहाँ फिर आपको प्रॉब्लम होता है। तो एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। वो CSS का फ्रेमवर्क है, तो सेट एग्जांपल वो CSS का फ्रेमवर्क है। आगे बढ़े तो CSS को आप बोल देते हैं फ्रेमवर्क, बट वो एक तरह की लाइब्रेरी होती है जिसमें बने हुए कोड होते हैं। रिएक्ट में ऐसा नहीं है। रिएक्ट एक तरह का फ्रेमवर्क है जो आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कोई भी बैकएंड पर एप्लीकेशन चलाने के लिए। अब हम यहाँ पर चलते हैं। जो फीचर्स मैंने बताए थे वो हम कवर करेंगे। 5-6 फीचर्स आज कराऊंगा, बाकी के जो फीचर्स हैं वो कल कराऊंगा। उसके बाद हमारा ये कंप्लीट होगा। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर लेट और कांस्टेंट, ये दोनों एक नए कीवर्ड, इनका क्या यूज होता है। वैर नाम का कीवर्ड हम ऑलरेडी जानते हैं, ये जावास्क्रिप्ट में चलता था, बट ES6 आने के बाद इसको ऑब्सोलेट कर दिया गया।
एक बात और ध्यान रखना कि जो ES6 है, जो एडवांस फीचर है, वो एड ऑन हुआ है। इसका मतलब पुराना कोई भी फीचर आप इस्तेमाल कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, वो हटाया नहीं गया है। ठीक है मैसेज? तो वैसे ही बना सकते हो आप, लेकिन कुछ ऐड ऑन किया गया है, वो आप ऐड ऑन कर सकते हो। तो वेर, लेट और कॉन्स्टेंट में क्या फर्क होता है समझते हैं। देखिए, वेरिएबल कीवर्ड और लेट कीवर्ड में एक सिमिलरिटी है कि इन दोनों वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई मेमोरी बनाई जाए और उसको हम बार बार वैल्यू रीअसाइन कर सकें। आप वेर से बनाओ या लेट से बनाओ, आप उनको वैल्यू बार बार रीअसाइन कर सकते हो, वो उसको रेस्पॉन्स करती है, वो आपको वैल्यू दिखाती है। चलिए देखते हैं इसे। ये हमने एंट्री ली। यहाँ पर हम क्या करते हैं, मैं आपको वेर और लेट का एक कॉमन चीज बताता हूँ पहले। मैंने यहाँ पर वेर नाम से एक वेरिएबल लिया और इसमें एक वैल्यू डाल दी। अब मैं इसको यूज करता हूँ। ठीक है, कोड को यहाँ रखते हैं। हैंग कर रहा है, क्या कर रहा है? कोड बनाया, लेट में कांस्टेंट बंद करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो जो बच्चे हो गया, शायद अपडेट हो रहा था। इसको रन करते हैं। ठीक है, अब देखो, इसको कंसोल पे चेक करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर उत्तर 12 आ रहा है। आर यू गेटिंग? 12 उत्तर हमें मिल रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू को रीअसाइन करता हूँ। रीअसाइन इन द सेंस, मैंने यहाँ पर डाला n के अंदर 43। अब मैं इस कोड को फिर से रन करता हूँ। कंसोल पे चेक किया तो वैल्यू चेंज हो गई, रीअसाइन। सेम काम लेट में भी होता है। अगर यही काम मैं लेट में करता हूँ तो लेट में भी ये इसको रीअसाइन करता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं इस वेरिएबल को लेट ले लेता हूँ, मैंने लेट के अंदर भी एक वेरिएबल लिया n, उसमें वैल्यू मान लीजिए मैंने 56 डाला और उस वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ 33। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो रीअसाइनिंग इसमें भी होता है। रीअसाइनिंग यहाँ पर भी होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये होता है, मान लीजिए इसी कोड की बात करते हैं। तो इस कोड में मैं ये करता हूँ कि मैं n की वैल्यू को पहले प्रिंट कर रहा हूँ बिना इसमें वैल्यू डाले, और बाद में हम इसके अंदर कोई वैल्यू डालते हैं। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ।
तो देखिए क्या होता है इधर, आई जस्ट रन दिस इंस्पेक्ट कंसोल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप n को यूज कर रहे हैं बिना वैल्यू दिए तो ये उसको अनडिफाइंड बताता है, यानी इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं था, कोड आपका चल रहा है। बाद में n को आपने 12 दिया तब आप उसको वैल्यू को 12 देते हैं, लेकिन यही काम अगर आप लेट में करते हो, यही काम मैंने लेट में किया। तो आप लेट के अंदर कोई भी वेरिएबल बिना वैल्यू डाले यूज नहीं कर सकते। एरर आ गया तो एक आपने डिफरेंस देखा, दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है? 2 बार ले नहीं सकते क्या? क्या दिक्कत है? मैं तो समझाने के लिए लिया ना, शायद आप वही नहीं समझ पाए मैं समझाना क्या चाहता हूँ। बाकी लोग समझ गए मैंने 2 बार क्यों लिया, वेरी नाइस। जो नहीं समझे थोड़ा दिमाग पे जोड़ डालो कि मैंने 2 बार क्यों लिया, कुछ समझाना चाहता था मैं, इसलिए मैंने 2 लिया। मिल गया आंसर? तो पढ़ने के लिए ना चेतना और सचेतना बहुत जरूरी होती है, कि बताना क्या चाहता हूँ मैं। राइटिंग मेरे को एंड प्रिंट कराने से मतलब नहीं है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इसके माध्यम से। ओके, डाउट यहाँ तक दूर हो गया भाई, क्यों लिया मैंने 2 बार ये? ऑनलाइन क्लास क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। ओके, सभी को पता है ना ये मैंने 2 बार लेके क्यों दिखाया, एक बार बताओ। ऑनलाइन क्लास सभी को मालूम है कि मैंने वो 2 बार कंसोल क्यों लिखा ऊपर नीचे? समझाने के लिए सर, सिर्फ Good. ये आप टाइप नहीं करना चाहते, सिर्फ समझाने के लिए। आगे देखो नेक्स्ट। अभी नहीं आया आपको समझ में क्यों लिखा है? चलो यार आगे देखो नेक्स्ट, ठीक है? थोड़ा डालो दिमाग को जोड़ डालो, ऐसे पढ़ नहीं पाओगे आप आगे ना। साधारण भाषा में समझाया मैंने, क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 में से 19 को समझ में आ रहा है, एक को नहीं आ रहा, कुछ तो प्रॉब्लम है। ओके, हेल्प लेना किसी के। आगे देखो नेक्स्ट, इसमें एक ये फर्क आपने देखा, एक फर्क और होता है लेट और वैर में, अब वो फर्क भी आपको समझाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, वैर के अंदर अगर मैंने कोई वेरिएबल लिया n और 12 ले लिया, मैं इस वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर कर सकता हूँ, देखो ले रहा है ना, और मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो ये मुझे उत्तर क्या देगा? 54 लास्ट वाला देगा। दे रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं दे रही है मुझे। अच्छा, इसी काम को मैं लेट में करके दिखाता हूँ। मैंने लेट में एक वेरिएबल लिया, अब लेट में दोबारा मैं इसे बना नहीं सकता, दोबारा बनाऊंगा एरर आ जाएगा, लेगा ही नहीं है। सेम नाम का वेरिएबल आप दोबारा बना नहीं सकते लेट में। तो ये सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी आपको समझाने के लिए बताया गया, ये कुछ फीचर्स जो इंट्रोड्यूस हुए। ये देखिए आ गया एरर, बोल रहा है ना एंड आल्सो ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। कोई प्रोग्राम बना रहे, कोई चीज आपने दी हुई है और आपने मेमोरी को नाम दिया हुआ है, वैर से आप बनाओगे तो कोई दूसरा बंदा दोबारा उसको बना देगा, तो कुछ ना कुछ दिक्कत पैदा हो सकती है। लेट से बनाओगे तो दिक्कत पैदा नहीं होगी, वो बोल देगा कि भाई ऑलरेडी आप ये चीज बना चुके हो तो दोबारा मत बनाइए। इज इट ओके? अब आ जाते हैं कांस्टेंट कीवर्ड के बारे में। अब ये कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे को समझते जाओ बस फटाफट से, ठीक है? जो ये बेहतर तरीके से सीख गया उसको रिएक्ट में इतना दिक्कत नहीं होगा, वरना रिएक्ट में बैठ के रोते रहना, क्योंकि वो हवा में से जाता है। पूछ अगर मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही तो बहुत सारे बच्चे हैं फीडबैक ले लें। आगे देखिए नेक्स्ट, कांस्टेंट कीवर्ड। ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें अगर आप एक बार वैल्यू डालते हैं तो दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है? यानी कि
हमने देखा कि वैर में एक वैल्यू डाली, बाद में दोबारा नीचे रीअसाइन कर सकते हैं, लेट में रीअसाइन कर सकते हैं। कांस्टेंट वैसा नहीं होता। मैंने एक वेरिएबल n लिया, इसमें वैल्यू 32 ली, इसको हमने प्रिंट किया तो ये मुझे वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को रीअसाइन करता हूँ 34, ये नहीं देगा। रन करते हैं, कोडिंग पर गए, आप देख सकते हैं वो बोल रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, असाइनिंग में दिक्कत है, कांस्टेंट वेरिएबल में असाइन नहीं होता है। तो ये कब लेना है, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, प्रोजेक्ट में किसी कंपनी को एक नाम दे रहे हो, तो भैया एक ऐसी चीज है ये बार बार नहीं बदली जाती। दिमाग में आया, कंपनी को नाम दे रहे हो, तुम बार बार बदलोगे क्या? कोई ऐप बना रहे हो, उसको नाम दे रहे हो फोन पे, तो उसको बार बार थोड़ी ना बदलोगे। तो उन चीजों को फिक्स करते हैं। तो चीजों को फिक्स करने के लिए हम कांस्टेंट कीवर्ड यूज करते हैं। ये तीनों कीवर्ड समझ में आ गए? तसल्ली करके अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक। ओह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एरो फंक्शन। हमने इसे यूज भी किया था क्लॉक जब बनाई थी, या मैंने जब वो ब्राउजर चलाया था, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंटरव्यू में गए फ्रंट एंड पे तो इसको दिए बिना तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं वो एरो फंक्शन, ठीक है? एरो फंक्शन क्या होता है समझते हैं। तो समझ खोल के रखना, ठीक है? आधों को फिर पल्ले ही नहीं पड़ेगा। क्या लाइट आ गया, एरो डॉट एक चीज है जो लेट आपने बताया कांस्टेंट बताया वो सिमिलर नहीं फंक्शंस में कि दोनों में एक ही बार वैल्यू आ सकती है। हाँ दोनों में एक ही बार वैल्यू आ सकती है। नहीं, लेट में बार बार आ सकती है, रीडिक्लेयर नहीं होता लेट में। गलत ले गए आप उसका मतलब, रीडिक्लेयर नहीं होता, दोबारा से वो वेरिएबल बना नहीं सकता, रीअसाइन हो जाता है लेट में। और बाकी समझ रहे हो ना, मैं विरोधाभास जो कर रहा हूँ, बाकी लोग है ना, दिमाग खुले पड़े ना सबके? आप लोगों को पता चल रहा है इन्होंने क्या गड़बड़ किया पूछते समय क्वेश्चन? मैंने वेरिएबल दोबारा नहीं बना सकता लेट में, सेम नाम का वेरिएबल लेट लिख के दोबारा नहीं बना सकता। आर यू गेटिंग पॉइंट? पकड़ा आपने? गड़बड़ कहाँ कर रहे हो? होता क्या है ना, जब आप चीजें जानते हो तो आपको पता लगता है कि ये खाइए। हम दूर से देख के बता रहे हैं कुछ नहीं है बेटा, आगे बढ़। हम वहां से देख रहे हैं बड़ी दृष्टि से, आप कहाँ पर स्टक करें उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आर यू गेटिंग प्रॉब्लम कहाँ पर था? आगे देखो नेक्स्ट, यहाँ पर एरो फंक्शन क्या होते हैं यहाँ पर। देखो कोशिश रहेगी बहुत सिंपल तरीके से आपके दिमाग में डालना। हम एक नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, आप लोगों ने सबने देखा होगा। तो जब आप कोई नॉर्मल फंक्शन बनाते हो तो कैसे बनाते हो? फंक्शन लिखते हो, फंक्शन को नाम देते हो। मैं इसको नाम दे देता हूँ डिस्प्ले, और इसमें मैं किसी व्यक्ति का नाम डिस्प्ले करा देता हूँ, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया हाय नेम, गॉट इट। अब इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ, यहीं पर कॉल कर लेते हैं कंसोल के ऊपर। क्या नाम है उसका? डिस्प्ले। इसमें मैंने नाम डाल दिया राज। तो व्हेन आई रन दिस कोड व्हाट विल हैपन, क्या प्रिंट होगा? इसमें इतना सोचना पड़ रहा है तो क्या प्रिंट होगा बताओ जल्दी, इसमें सोचना क्या है? हाय राज। हाय राज। मतलब आप लोग मुझे तो कोई पीछे से बूस्ट नहीं करता ना भाई, हिलते भी नहीं हो तुम लोग, इतने जिद्दी और ढीठ कहूंगा मैं। मतलब आता तो सभी को, तो सभी ने बोला उत्तर, बोलता कोई इसीलिए नहीं है, खामखा मैं क्यों निशाने पर आऊं? गलत हो गया तो अरे क्या हो जाएगा, आप लोगों की तो सफाई होगी, गलत हो भी गया तो ऐसे ना वो इंटरेक्शन जो बैच में बनता नहीं, फिर भी मैं कोर्स कंप्लीट है चलो। देखो तो इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन होता है बीच में, मैंने रिस्पॉन्स, आपने रिस्पॉन्स दिया, आपने कोई सवाल करा, मैंने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, दैट इज इंटरेक्टिव क्लास ना। आप कुछ सोच पा रहे हो, मैं आपको कुछ बता पा रहा हूँ। रेस्पॉन्स क्या आएगा उत्तर उसमें? 10 घंटा 10 मिनट 2 मिनट में बोलता रहा, अरे अब बता रहे हो नहीं बता रहे? हाँ सर आ रहा है ना, हेलो राज। इसको क्लास बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि बैच खत्म करना चाहते हो, बस तो पढ़ा दो, बस टाइम हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है सर, घर देख लेंगे। देखो क्यों जाते जाते बैच खराब कर रहे हो? प्रिंट हो रहा है राज?
अब देखिए, जैसा आपको बताया गया कि हम लोग एक्मास्क्रिप्ट को इसलिए लाए एडवांस जावास्क्रिप्ट बनाने के लिए, क्योंकि वहां पर आप लोग कुछ एप्लीकेशंस बनाते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशंस आगे चलकर। और जब कोई सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाई जाती है तो उसमें क्या होता है कि हम अलग अलग कंपोनेंट बना लेते हैं, अलग अलग। जैसे कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट में अगर हम देखें तो कुछ कंपोनेंट को मिलकर वेबसाइट बनाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब बूटस्ट्रैप पढ़ाया गया था तो उसमें कंपोनेंट थे, उन कंपोनेंट की मदद से मैं वेबसाइट को 2 मिनट में बना लेता था, याद आ रहा है? और कंपोनेंट बने होने से क्या फायदा होता था, किसी भी पेज में वो कंपोनेंट मैं बार बार रीयूज कर पा रहा था, उठा उठा के, आर यू गेटिंग, उठा रहा था, रीयूज हो रहा था, तो मुझे बार बार वो कंपोनेंट रिक्रिएट नहीं करना पड़ता था। ओके, तो ऐसे ही क्या होता है कि आगे चलकर आपको ऐसे फ्रेमवर्क पे काम करना पड़ेगा जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट में क्या क्या चाहते हो उसके कंपोनेंट तैयार कर लोगे। अब आपको किसी पेज में हेडर चाहिए, 3-4 पेज है, किसी भी पेज में आपको हेडर चाहिए, तो आपको उस पेज में हेडर बनाना नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। कंपोनेंट बना लिया, मेथड होगा, कोई ना कोई फंक्शन होगा जो आपको हेडर बनाकर देगा होगा, तो आप उसको क्या करेंगे, वहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट, जहाँ से कोई चीज़ ली जाती है। जैसे आपको पाकिस्तान से कोई सामान इंडिया में भेजना है, तो पाकिस्तान से वो सामान यहाँ पर आ रहा है, तो पाकिस्तान उस चीज़ को क्या बोलेगा, हम क्या कर रहे हैं सामान को। इंडिया में जब वो सामान आ रहा है, वो सामान जब आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे उस सामान को, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जहां से मैं चीज ले रहा हूँ वो उसके साथ क्या लिखेगा, एक्सपोर्ट, और जहां पर मैं लूंगा उस चीज को मैं क्या बोलूंगा, इंपोर्ट। तो जब किसी चीज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है जीएस में, एक्मास्क्रिप्ट में, तो फंक्शन कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होते, तो पंगा हो जाएगा। इसीलिए इस टेक्निक को एब्सोल्यूट कर दिया गया, इसको हटा दिया गया, क्योंकि फंक्शन एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ सकते। दिक्कत हो गई, फंक्शन नहीं आएंगे तो फिर हम काम कैसे करेंगे। तो उनके सामने समस्या खड़ी हो, तो उन्होंने देखा कि वेरिएबल जो होते हैं वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना फंक्शन को एज अ वेरिएबल ट्रीट कर लिया जाए। अगर हम फंक्शन को एज अ वेरिएबल ट्रीट करने में कामयाब हो जाते हैं तो वेरिएबल को तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना। क्या होगा, वेरिएबल की आड़ में फंक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा, और फंक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, पूरी वेबसाइट फटर फटर बनने लग जाएगी, कुछ कंपोनेंट के लॉजिक आने लग जाएंगे। इसी का इस्तेमाल करते हैं फ्रेमवर्क। समझ में आ गई? सो दैट इज द वेरी वेरी बेसिक नीड। तो एरो फंक्शन क्या करता है, एरो फंक्शन आपको एक फंक्शन को वेरिएबल में क्रिएट कर दे देता है। अभी ये फंक्शन है, क्यों है फंक्शन, क्योंकि फंक्शन कीवर्ड लगा हुआ है। अगर ये वेरिएबल होता तो वेरिएबल को तो वैल्यू असाइन करते हैं, याद करो, यानी कि इट्स अ फंक्शन। अगर मैं ये लिख रहा हूं तो कोई भी बच्चा देखकर बता देगा इट्स अ फंक्शन। ओके, वेरिएबल अगर ये मैंने लिखा, अब बताओ ये क्या है, समझ पा रहे हो? कोई चीज पढ़ने के लिए मिलती है तो सेंस होती है, ठीक है, बिना सेंस के तो कोई पढ़ाई नहीं होती, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर इतने तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद में समझ तो आगे क्या होगा, रिएक्ट में तो गड़बड़ हो जाएगा हमारा। यहाँ तक पहुंचे, तो ये क्या है, कोई भी देख के बताएगा, क्या बोलेगा वो, ये एक फंक्शन है, साफ दिख रहा है। और इस तरीके से अगर मैं इसको डाटा दूं तो ये क्या है, कैसे पता चल रहा है, वेरिएबल को तो ऐसे देते हैं ना वैल्यू असाइन करके, तो मैं इसको ऐसा बना डालूंगा, और हम इसको ऐसा बना डालेंगे तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि फंक्शन फंक्शन नहीं रहेगा, वो वेरिएबल बन जाएगा। इसको ऐसा बनाने में हमारी हेल्प कौन करता है, एरो फंक्शन। तो दैट्स द नीड, ये नीड है, वजह कि एरो फंक्शन हमें पढ़ना क्यों होता है। और इसके पीछे इसको वेरिएबल में बनाने की वजह हमें पता लगी, मतलब हमें ये पता लगे कि फंक्शन को वेरिएबल में ट्रीट करने के लिए हम एरो फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कोई अब आपसे पूछे क्यों करते हैं वेरिएबल में ट्रीट, तो आपके दिमाग में वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए। जब भी कितनी भी बड़ी, जो फेसबुक आप चलाते हो देखते हो, वो एक ही पेज होता है HTML का। जैसे आप कंटेंट पे क्लिक करते हो तो उसी HTML के पेज में वो कंपोनेंट रेंडर होके आ जाते हैं। सिर्फ नेविगेशन होती है उस कॉन्टैक्ट बटन पर, उसमें ये दर्शा दिया जाता है कि उस कॉन्टैक्ट बटन पर कि मुझे अपने कौन कौन से कंपोनेंट इस पेज में चाहिए, बस। और जैसे आप कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हो उसी पेज में वो कंपोनेंट आ जाते हैं, दूसरे हट जाते हैं। और जैसे ही आपने पेज दबाया साइन अप का, पेज वही रहता है, उसको बता रखा होता है कि मुझे ये कंपोनेंट उठा के दे दो।
2 मिनट में आपको रिएक्ट का फ्रेमवर्क समझ में आ गया। इस तरीके से सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई जाती है, खत्म हो गया। आप ऐसे करके पढ़े तो रिएक्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो मजा आ गया, क्रांति आ गई। इसीलिए लाइट वेट हो गया वो, क्या हो गया, लाइट वेट हो गया। इसीलिए फेसबुक आजकल 2 GB के मोबाइल पे भी खुल जाता है, चल जाता है वो। इतने सारे पेज बनाओगे साइज बढ़ जाएगा, एक एक पेज खुल खुल के आएगा तो दिक्कत हो जाएगी आपके सामने। पहले पेज लोड होगा, फिर कंपोनेंट लोड होंगे। यहाँ पर पेज लोड होने की चिंता ही नहीं, सीधे कंपोनेंट रेंडर होके आ जाते हैं। और कई कई जगह तो ऐसा होता है कि पूरी वेबसाइट वही होती है, एक छोटा सा एक कंपोनेंट आता है बस उस जगह पर। वेबसाइट वैसी ही होती है, पूरा सा एक छोटा सा कंपोनेंट आता है, कितनी जल्दी बोले। बेसिक थ्योरी ये रही इन सब चीजों के पीछे कि किस तरीके से चीजों को और आसान बनाया जाए। इसके लिए बैठे होते हैं डेवलपर, बड़े बड़े डेवलपर। ऐसे छोटे मोटे तो बैठते हैं, उनको दिमाग ही नहीं चलेगा। हाई लेवल के बिल्कुल खत्म, और आगे का सोचते हैं कि और कैसे आसान बनाए। और टेक्नोलॉजी यहीं रुकने वाली नहीं है, बढ़ती जाएगी। गॉट इट। इसीलिए एक साइंटिस्ट स्टीफन हाइकन, नाम ध्यान नहीं आ रहा है, ऐसे कुछ नाम था, स्टीफन हॉकिंग, दिस वन साइंटिस्ट है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। वो बात कह गए हैं, बहुत अच्छा कह गए हैं वो। उन्होंने कहा था कि हमें जो बाहर देशों से, बाहर स्पेस से जो सिग्नल्स आते हैं, हमें मिले हैं सिग्नल्स, बहुत सारे सिग्नल्स मिले हैं। जो हमें सिग्नल्स मिलते हैं, हमें कभी उन्हें पलट के रिप्लाई नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये बात क्यों कही? वो एक अच्छे साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बात क्यों कही पता है? ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आज आप देख रहे हैं, ये पिछले 100 साल में विकसित हुई है। उससे पहले तो हमें ये नहीं पता था गाड़ी कैसे चलती है। बात समझ में आ रही है? हाथी घोड़े पर तो लड़ाई होती थी। कितना वक्त हुआ? 1857 की क्रांति को याद कीजिए, कितना वक्त हुआ है। तो 100 साल में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, आज हम स्पेस में भ्रमण करके आ जाते हैं, अंतरिक्ष तक पहुंच गए। तो उन्होंने ये कहा कि जो सिग्नल्स हमें मिलते हैं वो इतने टेक्नोलॉजिकल, इतना आगे एडवांस हो गई कि वो सिग्नल हमारे तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। तो हमें कभी उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं करना चाहिए? अगर वो सभ्यता बहुत एडवांस हुई तो हमें खत्म कर सकती है। हम आज इतने विकसित नहीं है कि हम एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं, हमारे पास ऐसी चीज नहीं है। अगर मार्स पे भी जाना है, साला 8 महीना लगेगा एक रॉकेट को भेजने में। तो उनकी नजर में हम सिर्फ ऐसे लगाओ जैसे आज आपकी नजर में कोई बच्चा, तो उनकी नजर में हम बच्चे हैं बस। तो हमें कम से कम 10,000 साल तक कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। शायद 10,000 साल तक हम बहुत एडवांस हो जाएंगे। 100 साल में हुआ है जो भी हो रहा है, समझ वाली बात। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होगी, वक्त लगेगा। आप में से कोई समझदार व्यक्ति इसको एडवांस करेगा। अच्छा, चीज समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी कॉन्सेप्ट के साथ आगे दुनिया में रहा जाता है। पढ़ाई को केवल जॉब के मकसद से मत पढ़ो, पढ़ाई को फील करके पढ़ो, मजा ही अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि फंक्शंस में ये मतलब प्रॉब्लम है, कंपोनेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में दिक्कत आती थी, तो उन्होंने एरो फंक्शन का आविष्कार कर दिया। अब एरो फंक्शन को इन्वेंट कर दिया गया ES6 के अंदर, ECMAScript ऑर्गेनाइजेशन ने उसको बनाया। अब ये एरो फंक्शन बनता है कैसे, इसको मैं एरो फंक्शन में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। So how we can do this? How we will deal with this function? तो मैं इस फंक्शन से डील कैसे करूँगा? देखिए, मैं लिखूंगा यहाँ पर let। वेरिएबल तो ऐसे बनता है, भूल गए? या तो कांस्टेंट से let से। अब आप समझ गए कि मैं फंक्शन एक वेरिएबल की तरह बनाने जा रहा हूँ। क्या नाम था फंक्शन का? डिस्प्ले। बड़े क्या डालूंगा? वैल्यू। वैल्यू के नाम पर क्या था? एक पैरामीटर। गॉट इट योर पॉइंट? ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, चल गया ना। अब मैं इसको डेफिनेशन दूंगा, जो भी मुझे काम करवाना है वो डेफिनेशन एरो फंक्शन में, ये जो साइन दिख रहा है यही होता है एरो फंक्शन। फिर आप इसको डेफिनेशन दे दीजिए। अब ये एक फंक्शन नहीं है, क्या ये एक वेरिएबल है। वी आर ट्रीटिंग अ फंक्शन डिस्प्ले एज अ वेरिएबल। वेरिएबल का नाम है डिस्प्ले और मैंने इसको वैल्यू दिया नेम, और नेम में डेफिनेशन यहां डिफाइन कर दी जाएगी। तो मैंने यहां डेफिनेशन डिफाइन करी, सेम चीज, हाय एंड देन नेम, और साथ में एक मैसेज भी डिस्प्ले कर दिया, गुड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू। अब यही चीज यहां कॉल तो हो रही है कि नहीं हो रही है? और आप कॉल बिल्कुल फंक्शन की तरह कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलाओ इसी चीज को और आप मजे लेंगे। यू आर गेटिंग योर आंसर। केवल 5 मिनट में आप एरो फंक्शन बनाना सीख गए, इसको समझ है। अब एरो फंक्शन को कितना ही खोज मारो यही होता है।
अब याद करो, आप लोगों के सामने जब सेट टाइम आउट बनाया गया था तो कुछ ऐसा ही साइन था, वो याद करने की कोशिश करें। याद है, वो सेट टाइम आउट में ऐसे ही बनाया गया था, यही था वो। अब हमें क्लियर हो गया ये कैसे चल रहा है। अगर मान लीजिए 2 पैरामीटर डालने पड़ जाए, 2 पैरामीटर, तो मैं यहाँ पर उसकी एज डाल देता हूँ और इस एज को भी यहाँ बगल में मैं करा लेता हूँ प्रिंट। तो मैंने यहाँ पर लिखा एज इज इक्वल टू, और साथ में वो जो वेरिएबल मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि वैल्यू डाल के मेरे को वेरिएबल डालना चाहिए, एज। तो ये मैंने यहाँ पर प्रिंट करा दिया। अब यहाँ फंक्शन को कॉल करूंगा तो 2 पैरामीटर डालने पड़ेंगे, नहीं डालोगे तो एरर आएगा। हो गया डन। चलाते हैं, इंस्पेक्ट किया, आप देखेंगे दोनों चीजें कॉल हो पा रही हैं। समझे? अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन बनाना पड़े जिसमें एक पैरामीटर होता है तो उसको और आसान और शॉर्ट किया जा सकता है। एक लाइन की डेफिनेशन अगर होती है तो उसको बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए, इसी चीज को मैं आसानी से बनाता हूँ क्योंकि मेरी जो लाइन है, मेरी जो डेफिनेशन है वो एक लाइन की है। वन लाइन स्टेटमेंट का अगर कोई फंक्शन है तो उसको एक लाइन में ही लिखा जाता है। अभी यहाँ पर मैंने 4-5 लाइनें बना दी हैं इसकी, एक लाइन में बनाऊंगा इसे। मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट, फंक्शन का नाम पैरामीटर। अब पैरामीटर मेरे 2 हैं, इनको मैं ऐसे ही ब्रैकेट में डालूंगा और यहां पर डेफिनेशन लिख दूंगा दिस वन। अब आप देखिए, मैंने कोई रिटर्न तक नहीं लिखा है, मैंने कोई ब्लॉक तक नहीं बनाया है, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं है। एंड यू कैन कॉल इट, इट्स कॉल। अब आप देख के होता कोई जावास्क्रिप्ट भारी थोड़ी ना है। इसी तरीके से पढ़ो आप, जो रिएक्ट में रिडक्स आएगा, नेविगेशंस आएंगे, वो ढंग से पढ़ाने वाला चाहिए। पढ़ गए और फिर तो आसान लगता है चलिए। अच्छा, यही होता है। हो गया, देखो चल रहा है फर्स्ट क्लास। अब आपका कोई डाउट है तो पूछो, ये कंप्लीट हुआ एरो फंक्शन। ऑनलाइन क्लास लास्ट में जो आपने टाइम कॉल आउट किया था पूरा फंक्शन नहीं लिखा था, पीछे से सेट फंक्शन। हाँ, पर जब आपने लास्ट क्लास में टाइम वाला फंक्शन कॉल किया था तो वो डायरेक्ट टाइम आ गया था आपके पास सीधा। तो फंक्शन हम लिखते ही गए हैं। जो एरो फंक्शन होते हैं, जो एरो ऑपरेटर से बनाए जाते हैं, उसमें फंक्शन कीवर्ड कभी लगाया ही नहीं जाता। मतलब जैसे भी आपने डिटेल लिखा है ये तब आपने डिटेल लिखा था मैंने, आपने देखा नहीं। मैंने उस फंक्शन को कॉल किया था क्लॉक को उसके अंदर। हाँ, एक क्लॉक तो मैंने बना हुआ कोई फंक्शन कॉल कर दिया था ना उसके अंदर। क्लॉक ऑलरेडी बना तो दैट इज द डेफिनेशन ना। अब डेफिनेशन खुद बना, किसी की बनी हुई कॉल करो, तो इसमें इट्स द सेम थिंग। बने हुए डेफिनेशंस करते हैं। वो पूरा कोड को मैं माउस में लिख दूं, बात तो एक ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या कह रहा हूं मैं आपसे? मैं समझ गया उनकी बात। वो डेफिनेशन होते हैं, दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन। जो यहाँ लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड द डेफिनेशन। ये ब्लॉक होता है, बॉडी होती है। बॉडी में आप खुद लिखो या किसी चीज को कॉल करो, दैट इज कॉल्ड द बॉडी। बेसिक कॉन्सेप्ट है। ऑनलाइन क्लास काइंडली कंफर्म करें। अभी सबकी आवाज आएगी थोड़ी देर बाद। आगे देखिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं, इसमें एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स लेते हैं यहाँ पर। एंड टर्म्स इज दिस कीवर्ड, कि एरो फंक्शंस को दिस कीवर्ड के साथ कैसे यूज करना है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई आप में से बताएगा कि दिस कीवर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस कीवर्ड? दिस कीवर्ड सुना है कभी? सुना है ना? तो इसके बारे में बताइए। व्हाट इज दिस कीवर्ड? वेरिएबल को रेफर करने के लिए, और कोई जिस भी फंक्शन से जिस क्लास में उसे यूज किया जाता है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूं, दिस कीवर्ड को आप जिस भी ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस फंक्शन में आप इस्तेमाल करते हैं, वो उसको रेफर करता है। वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, वो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसे क्या बोलते हैं? दिस। जैसे आप कहीं गए, आप किसी से बात कर रहे हैं,
लेकिन आपके बिहाफ पर आपका पीए बात कर रहा है, तो आपको रिप्रेजेंटेट करना है। प्रवक्ता सुने, प्रवक्ता, बीजेपी का एक प्रवक्ता होता है, वो बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे दिस कहते हैं। उसकी कही गई बात बीजेपी की बात मानी जाएगी, उसकी कही गई बात एनएलए की बात मानी जाएगी। आर यू गेटिंग? उसने जो कहा वो बीजेपी की बात मानी जाएगी। समझ रहे हो बात? अगर मैं कहता हूं कि मेरी बिहाफ पर मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो टूकेट की बात मानी जाएगी। मानते हो बात? बैंक का कोई अधिकारी आपसे कुछ कह रहा है तो वो बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस का मतलब ये होता है, ठीक है? फील करके पढ़ोगे तो देखो अपने आप उत्तर निकलते हैं, वरना किताबों की तो डेफिनेशन वही होती है जो तुम दे रहे थे, वो करेक्ट है। फील करके पढ़ो, देखो डेफिनेशन अपने आप बनती है। तो दिस कीवर्ड ये होता है। दिस कीवर्ड को हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि यार ये क्या है। तो चलिए मैं एक ऑब्जेक्ट के माध्यम से इस दिस कीवर्ड को समझाता हूं। यहां पर हमने लिया एक ऑपरेटर, मतलब मैंने लिखा सर स्क्रीन दिस। शो नहीं हो रही सर। हेलो, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज तो आ रही है सर। तो मैं जब पहले बोल रहा था, जब आपको आवाज नहीं आ रही थी किसी को भी, यहाँ स्क्रीन दिख रही है? हाँ आप दिख रही है सर। अगली बार जब क्वेश्चन करूँ तो रेस्पॉन्स आना चाहिए, रेस्पॉन्स ना आने पर स्क्रीन बंद हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पर। अब हमें क्या पढ़ना है? दिस कीवर्ड पढ़ना है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, उसको समझाने के लिए अगेन एक जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करता हूँ दिस कीवर्ड का। तो हमने यहाँ लिखा स्क्रिप्ट, टाइप में लिखा टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जैसे कि ऑब्जेक्ट हम नॉर्मली बनाते हैं। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम ले लिया मैंने एम्प्लॉय, ठीक है? इसके अंदर मैं एक फंक्शंस बनाता हूँ, जैसे नॉर्मली हम फंक्शन बनाते हैं। मैंने इस फंक्शन का नाम दे दिया शो, ठीक है भाई? मैंने इस फंक्शन का नाम दे दिया शो। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन में एक डेफिनेशन में लिख देता हूँ, ठीक है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट में कोई फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं होती है। अलग से बनाते हो तो लिखना पड़ता है। अब मैं इसके अंदर दिस को अगर लिखूं तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मुझे ये आप उत्तर दें। अगर मैं यहाँ दिस लिख देता हूँ कंसोल में तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसका उत्तर क्या है? एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करेगा कि शो को करेगा? शो को करेगा सर। शो को करेगा, शो को, जिसके अंदर होता है उसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। अब ये किस फंक्शन में है? शो में है ना, तो इसको करेगा, शो को करेगा रिप्रेजेंटेटिव। इसको चलाते हैं। भाई चल, मैंने इसको कॉल नहीं करा, ठीक है? अभी कॉल तो करो इसे। कॉल कैसे करते हैं देखो, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के किसी भी डाटा मेंबर को डॉट लगा के कॉल करते हैं, ठीक है? पढ़ा था आप लोगों ने। तो मैं यहाँ पर इसे कॉल करवा देता हूँ। मैंने लिखा एम्प्लॉय डॉट शो, ये मैंने कॉल कर दिया, फंक्शन है, कॉल हो गया। अब रन करते हैं। यहाँ देखेंगे ये ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा है, कौन सा? शो। दिस इज द शो, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शो को। समझ में आ गया था? अब यहाँ अंदर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ देखना मैंने लिखा, मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन 2 या 3 सेकंड के बाद कॉल करे इसे, तो सेट टाइम आउट लगाना पड़ेगा। इनबिल्ट एक फंक्शन होता है इसमें, उसको कॉल करते हैं। मैंने यहाँ लिखा सेट टाइम आउट, लिख दिया। और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया, तो ये तो एरो ऑपरेटर से बन रहा है, तो मैं एरो से नहीं बनाऊंगा, मैं नॉर्मली एक फंक्शन बनाऊंगा। इसके अंदर मैंने क्या करा, एक फंक्शन बना दिया, बन गया एक फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने कॉल करा समथिंग लाइक दिस कीवर्ड को। मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिख दिया दिस, ओके? और ये एरो ऑपरेटर मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, और इसको मैंने कॉल करा तकरीबन 4 सेकंड के बाद, ठीक है? अब ये बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा?
पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे वो रिप्लाई करेंगे, चाहे गलत चाहे सही। और शो को ही करेगा सर। किसको करेगा? शो को। यस सर। एनीबॉडी एल्स? शो को करेगा सर। शो को करेगा। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, दिस इज अ फंक्शन। अंदर जाओ, ये भी तो फंक्शन है। और मैंने दिस कहां लिखा है? इस फंक्शन के अंदर। तो ये दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको करेगा ना। भूल कैसे गई ये बात? अभी तो पता ही थी आपको। अगर दिस किसी भी फंक्शन के अंदर होगा तो वो उसी को रिप्रेजेंट करेगा जिसके अंदर वो है। अभी देखा था आपने टेस्ट करते हुए। और ये छोटी सी चीज आप ये क्यों ये चीज देखी आपने? फंस गए ना इसमें। इंटरव्यूअर यही तो फंसाएगा तुम्हें। फंसे ना, इसी चीज को तो समझाना है, इसको बाईपास कैसे करना है। इंटरव्यूअर क्यों पूछता है आपसे सवाल? एरो को दिस से बनाकर दिखाओ मुझे, फलाना करके दिखाओ, ये पूछेगा आपसे। फंस गए आप यहाँ पे। तो यहाँ ये इसको रिप्रेजेंट करेगा और इसका मैंने कोई नाम नहीं दिया है, तो ये एक विंडो के रूप में रिप्रेजेंट होता है। तो विंडो एक ऑब्जेक्ट होता है जो ब्राउजर पे चलता है, जैसे बॉम नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है। जो भी आप फंक्शन कॉल करते हो, जो भी आप चलाते हो, जो भी आप यहाँ यूज करते हो जो ब्राउजर पे चलता है, वो विंडो से चलता है। एग्जाम्पल के रूप में आप कोई मैसेज प्रिंट करते हो, समझना इस चीज को। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है ना, उसका ऑब्जेक्ट विंडो होता है। मान लीजिए आपको अलर्ट विंडो खोलना है, तो भाई अलर्ट जो है वो आपके ब्राउजर पे तो चल रहा है ना। तो वो जो अलर्ट होता है वो डायरेक्ट आप लिख लेते हो, क्योंकि विंडो ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट रहता है आपके पास। उसको मैं अगर ऐसे लिखूं, देखना आज, विंडो डॉट अलर्ट हाई, ये चलेगा, इट विल वर्क। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। अब जिस ब्राउजर पे आप इसको चला रहे हो, कई बार आपको इस ब्राउजर की विड्थ हाइट नापनी है। अब मैं इसकी विड्थ और हाइट नापना चाहता हूं, तो मैं लिख सकता हूं उसको। तो उसके लिए ऐसे लिखते हैं, आउटर विड्थ। नमस्ते भैया। कितनी इसकी आउटर विड्थ? ये वाली जो विड्थ पूरी यहां से यहां तक 677। आलू आलू के कर दो, दे दो ऐसा 677 विड्थ है इसकी आउटर। अच्छा, और देखो हाँ भैया। डॉक्यूमेंट डॉट, ऐसे पता लगता है ब्राउजर की स्क्रीन कितनी बड़ी है छोटी है। डॉट राइट विंडो डॉट इनर विड्थ। कम है ना? क्यों कम है इनर विड्थ? क्योंकि इसकी इनर विड्थ यहाँ से यहीं तक है बस, अंदर की विड्थ। आउटर विड्थ पूरा ब्राउजर दही नहीं चाहिए आज तो है ना दही। ऐसी हाइट मेजर की जा सकती है। इसी का यूज करके और ज्यादा एडवांस में चलेगा, किसी ऐप को बनाने लग गए तो आपकी जो लोकेशन होती है ना, जो उबर ओला आप चलाते हो, बुक करते हो, आपकी लोकेशन को भी यही ट्रैक करता है विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो तो आगे पहुंच जाओगे जब किसी दिन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करोगे। फिर आपको याद आएगी सर बोल तो रहे थे, थोड़ा सा पढ़ लेते वो ढंग से, काम मिल जाता है। यहाँ तक पहुंचे, वापिस आते हैं, इसको कॉल करते हैं। तो मैं आपको जो बता रहा था कि बेटा ये इसको रिप्रेजेंट करेगा और इसका कोई नाम नहीं है, तो विंडो ऑब्जेक्ट होता है। इसके लिए पूरी गाथा बताई। रन करते हैं, कोडिंग पर गए, कंसोल पे गए, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है विंडो को, सब आ गया। विंडो की सारी चीजें आ गई, दिख रही है, अलर्ट अलर्ट सब आ गया इसको, क्योंकि नाम ही नहीं है फंक्शन का जिसके पास जाएगा। अब यह सवाल खड़ा होता है, इंटरव्यूअर आपसे सवाल क्या करता है? इंटरव्यूअर कहता है कि इसको रिप्रेजेंट करके दिखाओ मुझे। यहां पूछेगा ना आपसे, ये पूरा करके दिखाओ, तो माने काम करना है ऐसा, तो कैसे करोगे? ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अलग से कंपोनेंट बने होते हैं। मुझे इस कंपोनेंट को अगर यहाँ पर इस्तेमाल करना है, इसके अंदर कोई चीज बना रखी है आपने, मान लीजिए इस फंक्शन में कोई चीज बना रखी है, और वो फंक्शन की कोई चीज मुझे किसी अंदर वाले ब्लॉक में किसी दूसरे फंक्शन में कॉल करनी है, तो कैसे करोगे? तरीका ही नहीं तुम्हारे पास। इसलिए वो कहता है कि इसको बताओ कैसे करोगे, शो को कैसे कॉल करोगे आप। तो उसका तरीका ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूं और इसमें दिस लिख दूं और इस वेरिएबल को यहाँ यूज कर लूं, काम बन सकता है।
अब तो बहुत आसान हो गया, समझ गए? ये दिस मैंने इसमें लिखा है तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी वैल्यू यहाँ चली गई और ये वैल्यू यहाँ इस्तेमाल हो गई, तो मैं यहाँ पर डॉट लगा के उसकी चीजें कॉल कर पाऊंगा। रन किया, ये कॉल हुआ, शो हुआ। अब सवाल खड़ा होता है कि ये काम तुमने किया एज अ वेरिएबल, वेरिएबल कॉल हो रहा है ना? अब एक बात बताओ, तुमको इतनी बार बोला गया है कि फंक्शन को वेरिएबल बनाया जा सकता है एरो फंक्शन से, बताई गई ना बात? तो अगर मैं इसको एरो फंक्शन बना दूं, अगर मैं इसको एज अ एरो ट्रीट कर लूं और इसमें मैं दिस लगा दूं, समझिएगा बात को, ठीक है? इसमें मैंने दिस लगा दिया और इसको मैंने एरो फंक्शन के रूप में ट्रीट कर लिया। ऐसे ही होता है ना ट्रीट, ऐसे होता है ना ट्रीट, होता है कि नहीं होता? तो जब आप ऐसा लिखोगे तो दिस कभी इसको फंक्शन मानेगा ही नहीं, मानेगा ही नहीं इसको दिस फंक्शन। तो ये क्या करेगा, अपना फंक्शन किसको मानेगा? ये इसको मानेगा, डायरेक्ट चलेगा। तो ये सेकंड उसकी प्रायोरिटी कि व्हाई वी यूज एरो फंक्शन, समझ रहे हो? बाईपास मार गए। यही वजह थी सेट टाइम आउट में आप लोग कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, कॉल कर रहा है विंडोज में, वो एरो फंक्शन था। रन करते हैं इसे, फिर से रन किया, मार गया बाईपास। अभी कितनी देर तुम्हें ध्यान रहती है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए तुम रिकॉर्डिंग मार लेते हो वीडियो का। कंप्लीट, और बड़े सिंपल तरीके से आप शो, एरो, दिस, विस सब समझ चुके हो। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, अभी कुछ टाइम है तो देख लेते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्पलेट लिटरल्स, जावास्क्रिप्ट, ECMAScript का पार्ट। टेम्पलेट लिटरल्स क्या करते हैं, ये आपको किसी टेक्स्ट में वेरिएबल को लिखने की परमिशन देते हैं। किसी भी स्ट्रिंग वेरिएबल में, किसी भी स्ट्रिंग डेटा में कोई भी वेरिएबल ऐड करने की परमिशन देते हैं। लिटरल टेम्पलेट्स इनको कहा जाता है। कुछ ऐसे समझिए, तो ये भी बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। तो मैंने यहाँ पर लिखा, एक वेरिएबल ले लिया। पहले जो तरीका हुआ करता था वैसे करके, तो मैं वेरी ले लेता हूँ। मैंने इसमें ले लिया नाम किसी का, राजेश। अब मुझे एक मैसेज प्रिंट करना है, और मैसेज प्रिंट करना है कि राजेश इज अ गुड बॉय। तो मेरे को लिखना पड़ेगा नेम और फिर इसको कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो? और मुझे अगली लाइन में लिखना है ही इज वेरी ऑनेस्ट। अगली लाइन में, अगली लाइन पे जाने के लिए मुझे /n लिखना पड़ेगा। फिर मुझे लिखना पड़ेगा राजेश इज अ ऑनेस्ट पर्सन। तो मैंने लिखा फिर से वेरिएबल, और फिर लिखा इज अ ऑनेस्ट पर्सन। मैं इसमें अगली लाइन पे जाने के लिए डायरेक्ट ऐसे एंटर करके नहीं लिख सकता, समथिंग लाइक राज सिंघानिया, ठीक है? मैं एंटर कर करके ऐसे नहीं लिख सकता। यहाँ पर आप देख रहे हैं, बिना प्लस करे, बिना ऐड करे मैं ऐसे एंटर कर करके नहीं लिख सकता, और मैं एंटर करने से नई लाइन नहीं ला सकता। नई लाइन लाने के लिए /n देना पड़ेगा। तो ये कुछ हम देख पा रहे हैं। इसको प्रिंट करते हैं, मैसेज। डेटा आ रहा है। अब इस काम को आसान किया गया एक दूसरे तरीके से, लिटरल कांस्टेंट का सहारा लेकर। मैं इस पूरे मैसेज को यहाँ पर कमेंट करता हूँ। यहाँ पर एक वेरिएबल यानी लेट का यूज करेंगे अब हम ES6 में।
तो मैंने यहाँ पर लिखा एक वेरिएबल मैसेज और इसमें मैंने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। ब्रैकेट्स टिल्ड सिंबल होता है जो न्यूमेरिक की 1 होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे पाया जाता है। तो मैं यहाँ जो लिखूंगा वो चलेगा। मेरे को यहाँ लिखना है राजेश। यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन का कोई चक्कर नहीं है। किसी भी वेरिएबल को इसमें लिखने का तरीका होता है ये तरीका, ये कॉल हो जाएगा। और मुझे यहाँ लिखना है इज अ गुड बॉय, ये ले लेगा। अब मुझे अगली लाइन में जाना है, आप चले जाइए, ये एरर नहीं देगा। एंटर किया गया अगली लाइन में। फिर मुझे लिखना है अगेन राजेश इज अ ऑनेस्ट पर्सन। फिर से लिखा मैंने नहीं, फिर लिखा इज अ ऑनेस्ट पर्सन। फिर मुझे अगली लाइन में जाना है हैव अ नाइस डे। गए यहाँ पर, फिर से लिखा हैव अ नाइस डे। कितना आसान हो गया। अब इसको चलाते हैं। इट्स परफेक्टली डन। आर यू गेटिंग? तो ये होता है एक नॉर्मल स्क्रिप्ट और एक एडवांस स्क्रिप्ट में फर्क। ये सारी एडवांस स्क्रिप्ट पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही आगे यूज होता है फ्रेमवर्क में। नॉर्मल तो यूज ही नहीं करते हैं। तो वहां आप इन्हीं चीजों को देखोगे। जिसको भी थोड़ी समझ है, रिएक्ट किया किसी फ्रेमवर्क की, जिसने काम किया होगा, वो इस बात को भली भांति मन में जानता होगा कि हाँ यूज तो यही होता है। वो जान रहा होगा इस बात को। और आप लोग फ्रेशर हो, बिगनर हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आपके लिए कुछ भी पढ़ा दे सब बराबर है। ये कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। अटेंडेंस ले लेता हूँ। जो जो बच्चा है अपने अटेंडेंस लगवा लो। आदर्श, प्रेजेंट सर। अक्षय, अमनदीप, अमरजीत, अंकित, अनमोल, अर्पित सिंह, भावेश, चिराग यादव, दिव्या, गौरव, हर्षित हुड्डा, हिमांशु कुमार, जितेंद्र, प्रेजेंट सर। ललित कुमार, यस सर। मनीष, नितेश, यस सर। पारस, प्रेजेंट। नितिन, प्रदीप वर्मा, पवन, प्रियांशु, पूर्वी, रतन, रिंकी, यस सर। ऋतिक, यस सर। ऋतु, रिगुल, रिया, सचिन, यस सर। समृद्धि, कश्यप, शिवम सिंह, सुमित, तनु, उर्वशी, विनीता, यस सर। विवेक यादव, यस सर। वकील, यस सर। वसीम, सचिन सूरा, यस सर। केशव, यस सर। अशोक, आकाश, यस सर। सचिन मेहता। तो रहा तो नहीं? तो ये फाइलें मैं आपको भेज दूंगा। आज की क्लास होगा। ठीक से। बाकी के डेटा, बाकी का जो कॉन्सेप्ट रह गया उसको दूसरे को निपटाएंगे। चलो जा सकते हो।